चलो आज हम लोग चैप्टर नंबर 1 फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ अ कंपनी जो पार्ट बी है उसको हम लोग वन शॉट रिवीजन करेंगे। ठीक है, इसमें होगा क्या, ये पूरा चैप्टर हम लोग 4 क्लास के अंदर में कंप्लीट किए थे, जहाँ बैलेंस शीट का फॉर्मेट, उसके अंदर का हर एक आइटम का क्या मीनिंग होता है वो डिस्कस किए थे, फिर सबके अंदर का क्या क्या एग्जाम्पल्स होता है वो पढ़े, हेड सब हेड सारा कुछ पढ़े, प्रॉफिट लॉस अकाउंट डिस्कस किए। ठीक है, 4 क्लास लगा। इसको हमको 1 घंटे के अंदर में अब इसको पूरा कंप्लीट रिवाइज करना है। ठीक है, तो क्या करना होगा, जितना भी इंपॉर्टेंट आइटम्स है जिसका हेड और सब हेड एग्जाम में आ सकता है उसका पूरा हमने एक लिस्ट तैयार कर दी है। ठीक है, देखो यहां पर दिखाते हैं, डिस्क्लोजर ऑफ इंपॉर्टेंट आइटम्स इन द कंपनीज बैलेंस शीट। जो मेरा ओरिजिनल नोट्स था उसमें 120-25 आइटम के आसपास था, देखो हम उसको शॉर्ट में तुम्हारे लिए आसान कर दिए। कितना 30। ये एकदम ऐसा आइटम है कि 90% हम चांसेस हम बोल सकते हैं कि इसी में से आएगा, इससे बाहर नहीं आएगा। ठीक है, उसके बाद फॉर्मेट प्रॉफिट लॉस का, और उसको भी हम आइटम काट छाट करके, ये तो बहुत छोटा सा बना दिए, ज़्यादा है ही नहीं, खत्म, इतना तो हो जाएगा। ठीक है, चलो तो सबसे पहले हम लोग रिवाइज करते क्या, बैलेंस शीट का फॉर्मेट। ठीक है, ये जो बैलेंस शीट का फॉर्मेट है, सबसे पहला तो क्वेश्चन तुमसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एग्जाम में कहीं ये ना पूछ दे कि कहाँ दिया हुआ है। तो बैलेंस शीट का जो फॉर्मेट है वो कहाँ प्रिस्क्राइब है, शेड्यूल 3 पार्ट 1 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। तो ये भी आ सकता है। ठीक है, अच्छा पार्ट 1 में बैलेंस शीट का फॉर्मेट है, पार्ट 2 में प्रॉफिट एंड लॉस का फॉर्मेट है। ठीक है, पहला बात ये ना, ये जो बैलेंस शीट का फॉर्मेट है ना, ये वर्टिकल फॉर्मेट है। जनरली हम लोग क्लास 11th में वो देखे थे, राइट साइड एसेट होता है, लेफ्ट साइड लायबिलिटी होता है। इनफैक्ट पार्टनरशिप में भी एक ही है, बट कंपनी का अपना फॉर्मेट है। ये वर्टिकल फॉर्मेट में बनता है, ऊपर में लिखते हैं इक्विटी एंड लायबिलिटी, लायबिलिटी साइड, और नीचे में आता है अपना एसेट साइड। ठीक है, चलो सबसे पहला क्वेश्चन ये, इक्विटी एंड लायबिलिटी के अंदर में 4 मेजर हेडिंग्स होते हैं। मेजर हेडिंग्स क्या क्या, शेयर होल्डर्स फंड, शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, नॉन करंट लायबिलिटी और करंट लायबिलिटी। ये मेजर हेडिंग्स है। तो पता है कैसा क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द मेजर हेडिंग ऑफ द इक्विटी एंड लायबिलिटी साइड। तो 3 ऑप्शन तो सही डाल देगा, एक ऑप्शन कुछ एसेट वाला घुसा देगा, तो ये तरीके से क्वेश्चन बन गया। ठीक है, तो चारों मेजर हेडिंग्स का नाम याद होना चाहिए। बोलो पहला, शेयर होल्डर्स फंड, शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, नॉन करंट लायबिलिटी एंड करंट लायबिलिटी। शेयर होल्डर्स फंड के अंदर में क्या क्या सब हेड है, शेयर कैपिटल जिसमें इक्विटी शेयर प्रेफरेंस शेयर सब आ जाता है। ठीक है, शेयर कैपिटल। अच्छा शेयर कैपिटल क्या होता है, शेयर को इशू करके जो पैसा मिलता है उसको शेयर कैपिटल ही बोलते हैं। फिर क्या है, रिजर्व एंड, रिजर्व क्या होता है, हम लोग अपने प्रॉफिट में से कुछ पैसा बचा लेते हैं, फ्यूचर के लिए काम आता है, मतलब हल्का हल्का हम शॉर्ट बोलते हैं, रिजर्व एंड सरप्लस। ठीक है, फिर क्या है, मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट्स। ठीक है, नेक्स्ट आइटम है शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट। ये क्या होता है, जनरल ईयर एंड के आसपास जब हम लोग शेयर इशू करते हैं और एप्लीकेशन मनी आता है, बट अलॉटमेंट नेक्स्ट ईयर में करना है। तो 31 मार्च 2000 जो भी 24-25 जब भी हम लोग बैलेंस शीट बना रहे होंगे तो उस पार्टिकुलर डेट पर एप्लीकेशन मनी तो आया हुआ है, बट उसका अलॉटमेंट अभी क्या है, पेंडिंग। उसी को बोलते हैं शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट। ये अपने आप में एक मेजर हेड, इसका कोई सब हेड नहीं है। फिर है नॉन करंट लायबिलिटी और करंट लायबिलिटी। हम लोग पढ़े थे नॉन करंट लायबिलिटी वो होता है जो करंट लायबिलिटी नहीं होता है, और करंट लायबिलिटी वो होता है जो 4 में से कोई भी एक कंडीशन को सेटिस्फाई कर दे, कि हम लोग को विद इन 12 मंथ जिसका पेमेंट करना है, विद इन ऑपरेटिंग साइकिल जिसका पेमेंट करना है, या हेल्ड फॉर ट्रेडिंग हो, या देयर इज नो अनकंडीशनल राइट टू डेफर सेटलमेंट फॉर एटलीस्ट 12 मंथ आफ्टर द रिपोर्टिंग डेट। खैर तुम इतना याद मत रखो, तुम 2 काम का बात याद रखो, विद इन ऑपरेटिंग साइकिल या विद इन 12 मंथ्स अगर सेटल हो रहा है तो वो क्या है, करंट लायबिलिटी है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल कोई क्रेडिटर है जिसको हमको पेमेंट करना है 14 मंथ्स में, ठीक है, और ऑपरेटिंग साइकिल चल रहा है कंपनी का मान लीजिए 16 महीना, तो इसका मतलब ये करंट ही लायबिलिटी होगा। क्यों, भले ये 12 मंथ से ज्यादा है लेकिन ये ऑपरेटिंग साइकिल के अंदर है, तो क्या मानेंगे, करंट लायबिलिटी। अच्छा दूसरा एग्जांपल, अगर कोई क्रेडिटर है जिसका हमको पेमेंट करना है मान लीजिए 14 महीना में, और ऑपरेटिंग साइकिल है कंपनी का 13 महीना, तो ये तो नॉन करंट बनेगा। क्यों, ना तो ये 12 मंथ्स के अंदर है, ना ही ऑपरेटिंग साइकिल के अंदर है। तो ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में। ठीक है, चलो करंट नॉन करंट मीनिंग भी डिस्कस कर ही दे रहे हैं हम साथ साथ। चलो नॉन करंट लायबिलिटी के अंदर में जो आइटम याद करना था उसको हम लोग डॉल वर्ड से याद किए थे, DOLL। ठीक है, वैसे सीक्वेंस तो नहीं हमको लगता पूछना चाहिए। ठीक है, इसलिए डी से डेफर टैक्स लायबिलिटी, ओ से अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटी, लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स एंड लॉन्ग टर्म प्रोविजंस। फिर करंट लायबिलिटी के अंदर में 4 सब हेड है, टी से टॉस बोल के याद किए थे, टॉस, टी से ट्रेड पेबल, ओ से अदर करंट लायबिलिटी, एस से शॉर्ट टर्म बोरोविंग्स, एस से शॉर्ट टर्म प्रोविजंस। चलो पहले इतना बोल बोल करके याद करो, याद ही करना है आज हम लोग को, है ना। सबसे पहले इक्विटी एंड लायबिलिटी साइड में 4 मेजर हेडिंग्स है। शेयर होल्डर्स फंड, आज चिल्ला चिल्ला के बोलना है क्लास में, आसान नहीं रहना है। शेयर होल्डर्स फंड, शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, नॉन करंट लायबिलिटी एंड करंट लायबिलिटी। थ्योरी घर में अगर पढ़ रहे हो और याद करना है तो घर में चिल्ला चिल्ला करके पढ़ो, कोई कुछ भी बोले, ठीक है, क्योंकि नहीं तो नींद आ जाएगा
इसे चिल्ला चिल्ला करके पढ़ना, नींद कभी नहीं आएगा, ठीक है। शेयर होल्डर्स फंड, शेयर एप्लीकेशन, मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, नॉन करंट लायबिलिटी, करंट लायबिलिटी। शेयर होल्डर्स फंड के अंदर में 3 सब हेड है, शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट। शेयर एप्लीकेशन पेंडिंग अलॉटमेंट का तो कोई सब हेड नहीं है। फिर नॉन करंट लायबिलिटी और करंट लायबिलिटी। नॉन करंट लायबिलिटी के अंदर में डॉल, डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी, अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटी, लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स, लॉन्ग टर्म प्रोविजंस। फिर करंट लायबिलिटी के अंदर में टॉस, ट्रेड पेबल्स, अदर करंट लायबिलिटी, शॉर्ट टर्म बोरोविंग्स, शॉर्ट टर्म प्रोविजंस। कंप्लीट। अब आता है एसेट साइड में। एसेट्स का मतलब तो सबको पता, जो भी हमारे पास रिसोर्सेज है जिसका बेनिफिट हमें फ्यूचर में मिलेगा, जो हमारा है, ठीक है। एसेट साइड में 2 पार्ट है, नॉन करंट एसेट्स और करंट एसेट्स। अच्छा, नॉन करंट एसेट्स वो होते हैं जो करंट एसेट्स नहीं होते, और करंट एसेट्स वो होते हैं जो 4 में से कोई भी एक कंडीशन को सेटिस्फाई कर दे। क्या कहता, जिसका बेनिफिट हमको विद इन 12 मंथ्स मिले या विद इन ऑपरेटिंग साइकिल मिले, ठीक है। या हेल्ड फॉर ट्रेडिंग हो या कैश एंड कैश इक्विवेलेंट हो, ये सब था, ठीक है। चलो, नॉन करंट एसेट्स के अंदर में 5 आइटम है, ठीक है। इसको हम लोग ओल्ड पिन से याद किए थे। ओल्ड पिन, PI नहीं, PN, ओल्ड पिन। ओ से अदर नॉन करंट एसेट्स, लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, यहां पर लोन दिए हैं, लोन लिए नहीं, लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस। डी से डेफर्ड टैक्स एसेट्स, पी से प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट एंड इंटेंजिबल एसेट। जैसे नॉर्मली हम लोग फिक्स एसेट जिसको बोलते हैं ना, कंपनी में उसका एक अलग से हेड है, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट एंड इंटेंजिबल एसेट्स। और एन से नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, मतलब लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स, ठीक है। फिर से बोलो। ओ से अदर नॉन करंट एसेट्स, लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, डेफर्ड टैक्स एसेट्स, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट एंड इंटेंजिबल एसेट्स एंड नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। जिसमें ये जो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट है ना, इसके अंदर में खुद 4 सब हेड है। एक तो जो टेंजिबल वाला पार्ट है उसको बोलते हैं प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, फिर है इंटेंजिबल एसेट्स, फिर है कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, और एक है इंटेंजिबल एसेट्स अंडर डेवलपमेंट, ठीक है। पढ़ो। अब ऐसे पढ़ लो, फिर बोलना होगा तो ओल्ड पिन बोल के आप बोल सकते हो। प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट एंड इंटेंजिबल एसेट्स के अंदर में टेंजिबल वाला पार्ट को प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट बोलेंगे, इंटेंजिबल एसेट्स कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, मतलब वो टेंजिबल एसेट्स जो बन रहा है, जैसे बिल्डिंग अभी बन रहा है, बिल्डिंग अंडर कंस्ट्रक्शन। इंटेंजिबल एसेट्स अंडर डेवलपमेंट, जैसे मान लीजिए कोई सॉफ्टवेयर जो अभी डेवलप करवा रहे हैं, सॉफ्टवेयर अंडर डेवलपमेंट, ठीक है। नीचे आ जाओ, करंट एसेट्स। इसको हम लोग याद किए थे टिस्को कंपनी से, टिस्को कंपनी का सी। टी से ट्रेड रिसीवेबल्स, जैसे डेटर्स एंड बिल्स रिसीवेबल, इसके अंदर में एग्जांपल हो गया। इन्वेंट्री, इसमें तो काफी एग्जांपल है, रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस, फिनिश गुड्स, स्टॉक इन ट्रेड, लूज टूल्स, स्टोर्स एंड स्पेयर्स, गुड्स इन ट्रांजिट। सी से शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, इसमें एक ही एग्जांपल था, एडवांस रिकवरेबल इन कैश। खैर भी आएंगे, आइटम्स के ऊपर भी आएंगे। सी से था कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, इसमें कैश बैलेंस, बैंक बैलेंस, तुम्हारे पास डिमांड ड्राफ्ट चेक जो भी होगा। ओ से अदर करंट एसेट्स, और सी से था करंट इन्वेस्टमेंट, मतलब शॉर्ट टर्म वाला, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, ठीक है। हो गया बैलेंस शीट का फॉर्मेट। चलो पहले बैलेंस शीट का फॉर्मेटिंग कंप्लीट कर लेते हैं, फिर प्रॉफिट लॉस वाले में आएंगे, ठीक है। अब सुनो, ये हम वन शॉट वाला नोट्स खोल करके रखे, ठीक है। तो इसमें सिर्फ लिमिटेड आइटम्स है जो इंपॉर्टेंट है, बट हम साथ में जनरल आइटम भी बोल रहे जो था। जैसे कि मान लीजिए सबसे पहला ये पूछ रहा है, कॉल्स इन एरियर का प्रेजेंटेशन कहां पर जाएगा। एग्जाम में जैसे क्वेश्चन लिखा हुआ रहेगा, क्लासिफाई द आइटम्स इनटू हेड एंड सब हेड बैलेंस शीट के हिसाब से। तो तुम क्या करना, 3 कॉलम बना लेना, आइटम्स, मेजर हेड, मेन हेड और सब हेड, ठीक है। चलो सबसे पहला आइटम जो इंपॉर्टेंट है, कॉल्स इन एरियर। तो मेजर हेड तो वही है, शेयर होल्डर्स फंड, ठीक है। सब हेड हो गया, वो जो एक नोट टू अकाउंट्स बनता है ना, वहाँ पर सब्सक्राइब कैपिटल होता है, उसमें सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड अप होता है, सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड अप होता है, उसमें से हम लोग माइनस करके दिखाते हैं। ज़्यादा भी नहीं डिटेल में लिखोगे तो इतना लिख सकते हो, सब्सक्राइब कैपिटल में से माइनस करके दिखाते हैं। याद करते चलो, कॉल्स इन एरियर। शेयर होल्डर्स फंड तो मेन हेड हो गया, और सब हेड क्या लिखोगे, सब्सक्राइब कैपिटल में से माइनस करके दिखाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, फॉरफिटेड शेयर अकाउंट, ये भी वहीं पर प्लस करके दिखाते हैं। मेजर हेड शेयर होल्डर्स फंड, सब हेड सब्सक्राइब कैपिटल शोन बाय वे ऑफ एडिशन, ठीक है। इसके अलावा जो बेसिक आइटम वो तो सबको ही बता देगा, इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रीफरेंस शेयर कैपिटल, वो तो वही बोलोगे। मेन हेड क्या, शेयर होल्डर्स फंड, सब हेड शेयर कैपिटल, सब हेड क्या बोलोगे, शेयर कैपिटल, ठीक है। फिर आओ रिजर्व एंड सरप्लस में तो बहुत सारा आइटम था। तो अब देखो सब आइटम हमने कॉपी किए, क्यों, क्योंकि सबके नाम के आगे रिजर्व वर्ड है, तो वो तो तुम देख के बता दोगे, कैपिटल रिजर्व, रिवैल्यूएशन रिजर्व, डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व, कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व,
फिर तुम्हारा इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, जनरल रिजर्व, टैक्स रिजर्व, सब्सिडी रिजर्व। अरे जो भी नाम के आगे रिजर्व उसमें पहचानना क्या हो तो पहचान ही लोगे, तुम सब आइटम नहीं कॉपी किए जो कंफ्यूज करोगे। जैसे सबसे पहला सिक्योरिटी प्रीमियम के आगे रिजर्व नहीं है, बट उसको हम लोग क्या मानते हैं, रिजर्व मानते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट आइटम है सिक्योरिटी प्रीमियम, मेजर हेड और सब हेड, रिजर्व एंड सरप्लस, ठीक है। फिर शेयर ऑप्शन आउटस्टैंडिंग अकाउंट, ये भी शेयर होल्डर्स फंड में रिजर्व एंड सरप्लस। सरप्लस दैट इज बैलेंस इन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, और एक और है सरप्लस दैट इज बैलेंस इन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस, बट ब्रैकेट में क्या लिख देगा, डेबिट, मतलब ये लॉस है और ये कुछ नहीं लिखा तो ये प्रॉफिट है। तो इसको तो बस ऐसे लिख देना शेयर होल्डर्स फंड का ये रिजर्व एंड सरप्लस है, बट लॉस वाले में लिखेंगे शेयर होल्डर फंड एज अ नेगेटिव आइटम, ठीक है। फटाफट से एक बार रिवाइज करो जितना बोले। कॉल सिनेरियर, शेयर होल्डर्स फंड, सब हेड, सब्सक्राइब कैपिटल शोन बाय वे ऑफ डिडक्शन, फॉरफिटेड शेयर, शेयर होल्डर्स फंड, सब्सक्राइब कैपिटल शोन बाय वे ऑफ एडिशन, मतलब ये पूरा लिस्ट ही याद कर लेना मेन आइटम का। उसके बाद रिजर्व सरप्लस में जो टफ आइटम है सिक्योरिटी प्रीमियम, शेयर ऑप्शन आउटस्टैंडिंग अकाउंट, सरप्लस, उसमें पॉजिटिव बैलेंस और डेबिट बैलेंस होता है। बस वो डेबिट बैलेंस वाले के लिए अलग से वो लिख देंगे हम लोग एज अ नेगेटिव अमाउंट, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। उसके बाद है मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट, ये भी मेजर हेड वही है शेयर होल्डर्स फंड। इसका सब हेड पता है, ये एक्चुअली अपने आप में एक सब हेड ही है, ये अपने आप में एक वही है, बैलेंस शीट के अंदर में ही जाता है, मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट, तो सब हेड तो खुद वही है, मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट। चलो फिर आता है लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स। लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स क्या होता है, मान लीजिए हम लोग कोई लोन लिए या कोई डिबेंचर इशू किए जिसका पेमेंट कब करना है, आफ्टर 12 मंथ्स, 12 मंथ्स के बाद, उसको बोलते हैं लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स। और अगर विद इन 12 मंथ्स करना होगा या विद इन ऑपरेटिंग साइकिल तो वो क्या होता है, शॉर्ट टर्म बोरोविंग्स, ठीक है। तो लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स में जनरली वही सब आता है, बॉन्ड्स, डिवेंचर, बॉन्ड, पब्लिक डिपॉजिट या लॉन्ग टर्म लोन्स, वो तो कॉमन आइटम है लॉन्ग टर्म लोन, ठीक है, इसलिए हमने लिखे मेन आइटम डिवेंचर्स, बॉन्ड्स, पब्लिक डिपॉजिट्स, लॉन्ग टर्म लोन फ्रॉम बैंक्स वगैरह हो सकता है, ठीक है। नॉन करंट लाइबिलिटी, लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स, ठीक है। उसके बाद खत्म लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स। यहां पर हम एक ही साथ ऑब्लिक करके डाल दिए लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स में डिवेंचर, बॉन्ड्स, पब्लिक डिपॉजिट, ताकि इसको पढ़ो तो सीक्वेंस में बोल दो, ताकि तुम याद भी सीक्वेंस में कर लो, डिवेंचर, बॉन्ड्स, पब्लिक डिपॉजिट, डिवेंचर्स, बॉन्ड्स, पब्लिक डिपॉजिट्स या लॉन्ग टर्म लोन्स, ठीक है। फिर आओ लॉन्ग टर्म प्रोविजंस वाले में, क्या क्या है, प्रोविजन फॉर रिटायरमेंट बेनिफिट, यानी कि कोई इंप्लॉय मेरा रिटायर करेगा तो उसको रिटायरमेंट पर जो भी हम लोग देंगे, ग्रेचुइटी देंगे, पेंशन देंगे, उसके लिए प्रोविजन बना रहे हैं, ठीक है। या प्रोविजन फॉर वारंटी या प्रोविजन फॉर ग्रेचुइटी, ठीक है। तो हम सीक्वेंस में लिख दिया, प्रोविजन फॉर रिटायरमेंट बेनिफिट हो, प्रोविजन फॉर ग्रेचुइटी हो, प्रोविजन फॉर वारंटी, तो ये सब क्या है, लॉन्ग टर्म प्रोविजंस, ठीक है। इनकैशमेंट ऑफ एम्प्लॉयज अर्नड लीव पेबल ऑन रिटायरमेंट, मतलब क्या, जैसे कुछ एम्प्लॉय क्या होता है छुट्टी के दिन भी काम करते हैं, तो फिर वो जब रिटायर करेंगे ना तो एक साथ इकट्ठा जोड़ करके उतना पैसा उसको जितना दिन छुट्टी के दिन भी वो काम किए वो दिया जाएगा। तो इसको हम लॉन्ग टर्म मान करके चल रहे हैं कि मतलब एम्प्लॉय कब रिटायर करेंगे, आफ्टर 12 मंथ्स, ठीक है। फटाफट से पढ़ते जाओ। प्रोविजन फॉर रिटायरमेंट बेनिफिट या एम्प्लॉय बेनिफिट वर्ड भी लिखा सकता है, प्रोविजन फॉर ग्रेचुइटी, प्रोविजन फॉर वारंटी, ये सब लॉन्ग टर्म प्रोविजन है। या इनकैशमेंट ऑफ एम्प्लॉयज अर्नड लीव पेबल ऑन रिटायरमेंट, ठीक है, लॉन्ग टर्म प्रोविजंस। आगे बढ़ो। एडवांस लिए है कस्टमर से और ब्रैकेट में चला के बता रहा है कौन सा, लॉन्ग टर्म, तो क्या है, अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज, तो हेडिंग तो वही है, नॉन करंट लाइबिलिटी मेजर हेड हो गया और सब हेड हो गया अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज। प्रीमियम पे करना है ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर या प्रेफरेंस शेयर, ठीक है। अब देखो डिवेंचर को हम लोग बोरोविंग्स में रखे, लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स में, लेकिन वो डिवेंचर जब रिडीम होगा तो साथ में अगर कुछ प्रीमियम देने का बात हो रहा है, प्रीमियम और रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर या प्रेफरेंस शेयर भी हो सकता है, तो वो लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स में नहीं आएगा, वो किस में जाएगा, अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज में जाएगा, ठीक है। तो अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज में कौन कौन इंपॉर्टेंट आइटम हो गया, एक एडवांस फ्रॉम कस्टमर लॉन्ग टर्म वाला, या प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर या डिवेंचर्स। चलो इसको पहले रिवाइज करो इतना आइटम। कॉल सिनेरियर और फॉरफिटेड शेयर अकाउंट तो सब्सक्राइब कैपिटल में प्लस माइनस करके दिखा देंगे। रिजर्व सरप्लस में 4 आइटम जो इंपॉर्टेंट है, सिक्योरिटी प्रीमियम, शेयर ऑप्शन आउटस्टैंडिंग अकाउंट, सरप्लस का पॉजिटिव बैलेंस और नेगेटिव बैलेंस, ठीक है। फिर मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट तो अपने आप में एक सब हेड ही है। फिर लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स में डिवेंचर्स, बॉन्ड्स, पब्लिक डिपॉजिट्स, डिवेंचर्स, बॉन्ड्स, पब्लिक डिपॉजिट्स, ठीक है। लॉन्ग टर्म प्रोविजंस में प्रोविजन फॉर रिटायरमेंट बेनिफिट हो, ग्रेचुइटी हो या वारंटी हो, या इनकैशमेंट ऑफ एम्प्लॉयज अर्नड लीव पेबल ऑन रिटायरमेंट, लॉन्ग टर्म प्रोविजंस हो गया। एडवांस फ्रॉम कस्टमर लॉन्ग टर्म बोलेगा तो, नहीं तो शॉर्ट टर्म होगा तो फिर वो अदर करंट लाइबिलिटी में जाएगा, ठीक है। ये लॉन्ग टर्म बोला इसलिए अदर में जा रहा है। या प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर या
प्रेफरेंस शेयर, तो किस में आ जाएगा, अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटी। देखो पता है तुम पहले सबहेड पहचान लोगे ना, मेन सबहेड में मुश्किल होता है। सबहेड पता है तो तुम तो उसका मेजर हेड तो तुरंत लिख दोगे, सबहेड सोचना जरूरी है, सबहेड सोच लिए तो मेजर हेड तो पता ही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। शॉर्ट टर्म बोरोविंग्स में एक ही आइटम है, नहीं एक ही नहीं, एक ही में डाल दिए ताकि एक साथ याद कर लो। लोन्स रिपेबल ऑन डिमांड इंपॉर्टेंट है, या कोई बैंक ओवरड्राफ्ट है, कैश क्रेडिट है, या करंट मैच्योरिटीज ऑफ लॉन्ग टर्म डेट, मतलब कि ऐसा कोई डिवेंचर हो जिसका पेमेंट हमको विद इन 12 मंथ्स करना है, तो वही इसी को बोलते हैं करंट मैच्योरिटीज ऑफ लॉन्ग टर्म डेट। तो वो सब क्या हो जाएगा, शॉर्ट टर्म बोरोविंग्स, मतलब ऐसा कोई लोन जिसका पेमेंट हमको कब करना है, विद इन 12 मंथ्स। तो बोलो लोन्स रिपेबल ऑन डिमांड, ये तो जब बैंक वाला डिमांड करेगा तब हमको उसका रिपेमेंट करना है, ठीक है। लोन्स रिपेबल ऑन डिमांड, बैंक ओवरड्राफ्ट, कैश क्रेडिट, या करंट मैच्योरिटीज ऑफ लॉन्ग टर्म डेप्ट, किस में आ जाएगा, शॉर्ट टर्म बोरोविंग। शॉर्ट टर्म बोरोविंग से याद आ गया तो फिर ये तो करंट लायबिलिटी हो ही जाएगा, ठीक है। बोलो लोन्स रिपेबल ऑन डिमांड, बैंक ओवरड्राफ्ट, कैश क्रेडिट एंड करंट मैच्योरिटीज ऑफ लॉन्ग टर्म डेप्ट, किस में आएगा, शॉर्ट टर्म बोरोविंग्स। और लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स में डिबेंचर्स, बॉन्ड्स, पब्लिक डिपॉजिट्स, डिबेंचर्स, बॉन्ड्स, पब्लिक डिपॉजिट्स, वो किस में आ जाएगा, लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स के अंदर में। अच्छा, लॉन्ग टर्म प्रोविजंस के अंदर में प्रोविजन फॉर रिटायरमेंट बेनिफिट, ग्रेचुइटी, वारंटी या इनकैशमेंट ऑफ एम्प्लॉइज अर्न्ड लीव पेबल ऑन रिटायरमेंट, ठीक है। फिर शॉर्ट टर्म बोरोविंग्स हो गया। शॉर्ट टर्म प्रोविजंस, शॉर्ट टर्म प्रोविजंस में प्रोविजन फॉर टैक्स, क्योंकि देखो ये तो पेमेंट हमको विद इन 12 मंथ ही करना है, टैक्स का पेमेंट, ठीक है। प्रोविजन फॉर टैक्स या कोई भी एक्सपेंस, तो ये तो हमको विद इन 12 मंथ्स करना है, तो प्रोविजन फॉर टैक्स या कोई भी खर्चा है उसका हम लोग को प्रोविजन बना रहे हैं, ठीक है। तो ये हो गया शॉर्ट टर्म प्रोविजंस। और लॉन्ग टर्म प्रोविजंस में क्या क्या था, प्रोविजन फॉर रिटायरमेंट बेनिफिट, ग्रेचुइटी, वारंटी या इनकैशमेंट ऑफ एम्प्लॉइज अर्न्ड लीव पेबल ऑन रिटायरमेंट। अच्छा, अगर एम्प्लॉय रिटायर कर रहे हैं विद इन 12 मंथ्स तो वो फिर किस में आएगा, शॉर्ट टर्म प्रोविजंस में, ठीक है। चलो ट्रेड पेबल तो आसान है, ट्रेड पेबल में तो ये दो आइटम आता है, क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेबल, क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेबल, ठीक है, ट्रेड पेबल। अदर करंट लायबिलिटी, अदर करंट लायबिलिटी के अंदर में तो क्या क्या है, ऐसा तो बहुत बड़ा लिस्ट है अदर करंट लायबिलिटी का। इंपॉर्टेंट आइटम हम लिखे, इंटरेस्ट एक्रूड एंड ड्यू ऑन बोरोविंग्स या डिवेंचर्स, या एक वर्ड और था, इंटरेस्ट एक्रूड बट नॉट ड्यू, एंड ड्यू चाहे बट नॉट ड्यू, ठीक है। इंटरेस्ट एक्रूड एंड ड्यू लिखा हो या इंटरेस्ट एक्रूड बट नॉट ड्यू लिखा हो ऑन बोरोविंग्स या डिवेंचर्स, ठीक है। तो किस में आएगा, अदर करंट लायबिलिटी। या अनपेड या अनक्लेम डिविडेंड, यानी कंपनी डिविडेंड तो डिक्लेयर कर दिए बट वो अभी तक शेयरहोल्डर के खाते में नहीं गया है, ठीक है। अनपेड या अनक्लेम्ड डिविडेंड, या कॉल्स इन एडवांस है, या एडवांस रिसीव्ड फ्रॉम कस्टमर, या इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। कुछ नहीं बोला तो उसको शॉर्ट टर्म माने हैं, अगर लिखा हुआ था एडवांस फ्रॉम कस्टमर और क्या लिख देगा, लॉन्ग टर्म, तब तो उसको फिर वो लॉन्ग टर्म वाला मानेंगे, अदरवाइज को शॉर्ट टर्म वाला मानेंगे, ठीक है। पढ़ो वापस से, इंटरेस्ट एक्रूड एंड ड्यू या बट नॉट ड्यू करके लिखा हो, या अनपेड या अनक्लेम्ड डिविडेंड हो, कॉल्स इन एडवांस है, या एडवांस रिसीव्ड फ्रॉम कस्टमर या इनकम रिसीव्ड इन एडवांस है, तो क्या हो जाएगा, अदर करंट लायबिलिटी। ये 19 आइटम है, एक्चुअली 19 आइटम है लेकिन आइटम ज़्यादा है क्योंकि कहीं पर हम एक साथ 3 3 4 4 आइटम लिख दिए, ठीक है। चलो अब एक काम करते हैं, बोलना चालू करते हैं। पहले ऐसे याद कर लो, उस सब हेड के अंदर में क्या क्या तुमको आइटम याद हो चुका है, जैसे लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स में डिवेंचर्स, बॉन्ड्स, पब्लिक डिपॉजिट्स, डिवेंचर्स, बॉन्ड्स, पब्लिक डिपॉजिट्स, एंड शॉर्ट टर्म बोरोविंग्स में लोन्स रिपेबल ऑन डिमांड, बैंक ओवरड्राफ्ट, कैश क्रेडिट एंड करंट मैच्योरिटीज ऑफ लॉन्ग टर्म डेब्ट, ऐसे याद कर लो, हो गया। फिर रिजर्व एंड सरप्लस में सिक्योरिटी प्रीमियम, शेयर ऑप्शन आउटस्टैंडिंग अकाउंट और सरप्लस का पॉजिटिव और डेबिट बैलेंस, ठीक है, ये हो गया। फिर तुम्हारा अदर नॉन करंट लायबिलिटी, मतलब अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटी वाले में एडवांस फ्रॉम कस्टमर लॉन्ग टर्म, और एक प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर और डिवेंचर। और अदर करंट लायबिलिटी में अभी 4 आइटम देखे, इंटरेस्ट एक्रूड एंड ड्यू या बट नॉट ड्यू ऑन बोरोविंग्स या डिवेंचर्स, कॉल्स इन एडवांस, अनपेड या अनक्लेम्ड डिविडेंड, और एक एडवांस रिसीव्ड फ्रॉम कस्टमर या इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, ये हो जाएगा अदर करंट लायबिलिटी, ठीक है। हाँ, लॉन्ग टर्म प्रोविजन और शॉर्ट टर्म प्रोविजन। लॉन्ग टर्म प्रोविजंस में प्रोविजन फॉर रिटायरमेंट बेनिफिट, ग्रेचुइटी, वारंटी या इनकैशमेंट ऑफ एम्प्लॉइज अर्न लीव पेबल ऑन रिटायरमेंट। और शॉर्ट टर्म प्रोविजंस में प्रोविजन फॉर टैक्स या प्रोविजन फॉर एक्सपेंस। इसको बोल बोल के मल्टीपल बार बोल बोल कर रिवाइज करना है, ठीक है, हो गया। फिर से बोलो, लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स में डिवेंचर्स, बॉन्ड्स, पब्लिक डिपॉजिट्स, डिवेंचर्स, बॉन्ड्स, पब्लिक डिपॉजिट। शॉर्ट टर्म बोरोविंग्स में लोन्स रिपेबल ऑन डिमांड, बैंक ओवरड्राफ्ट, कैश क्रेडिट, करंट मैच्योरिटीज ऑफ लॉन्ग टर्म डेब्ट। लॉन्ग टर्म प्रोविजंस में प्रोविजन फॉर रिटायरमेंट बेनिफिट, ग्रेचुइटी, वारंटी, इनकैशमेंट ऑफ एम्प्लॉइज अर्न्ड लीव पेबल ऑन रिटायरमेंट। शॉर्ट टर्म प्रोविजंस में प्रोविजन फॉर एक्सपेंस, प्रोविजन फॉर टैक्स, ठीक है। अदर नॉन करंट लायबिलिटी में
प्रीमियम और रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर, प्रेफरेंस शेयर, और एक एडवांस रिसीट फ्रॉम कस्टमर लॉन्ग टर्म वाला। और अदर करंट लायबिलिटी में इंटरेस्ट एक्रूड एंड ड्यू बट नॉट ड्यू ऑन बोरोविंग शेयर डिवेंचर, कॉल्स इन एडवांस, अनपेड या अनक्लेम डिविडेंड, और एक एडवांस फ्रॉम कस्टमर या इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। ठीक है, तो कहने का तो किस तरीके से पढ़ना तुमको यह याद करना ही होगा। ठीक है, इसके बाद अब आसान एसेट है। आ जाए एसेट में आता है ये लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी। ये तो बहुत आइटम सुना दोगे, लैंड बिल्डिंग प्लांट मशीनरी, फर्नीचर इक्विपमेंट कंप्यूटर, जितना भी टेंजिबल वाला आइटम है, लैंड बिल्डिंग प्लांट मशीनरी लाइव स्टॉक, ये सब नॉन करंट एसेट्स है। और उसमें प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, और उसके अंदर में भी टेंजिबल वाला पार्ट है, तो पूरा लिखोगे प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट एंड इंटेंजिबल एसेट्स डैश प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। ये हमको पूरा लिखना चाहिए था, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट एंड इंटेंजिबल एसेट्स डैश प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। ठीक है, नेक्स्ट आइटम इंटेंजिबल वाला जो फेमस आइटम है, गुडविल, पेटेंट्स, कॉपीराइट। इसलिए इसके लिए हम अलग से नहीं लिस्ट बनाए, एक ही साथ कवर कर लिए। गुडविल, पेटेंट, कॉपीराइट, लाइसेंस एंड फ्रेंचाइजी, और कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है कोई भी सॉफ्टवेयर। नॉन करंट एसेट्स में प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट एंड इंटेंजिबल एसेट्स पहले पूरा लिखोगे, फिर डैश दे करके लिखोगे इंटेंजिबल एसेट्स। ठीक है, उसके बाद बिल्डिंग अंडर, मतलब वो बिल्डिंग जो अभी बन रहा है, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट एंड इंटेंजिबल एसेट्स डैश कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस। ठीक है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, ठीक है, जैसे ट्रेडमार्क, पेटेंट, जिसका भी रजिस्ट्रेशन हो रहा होगा, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स अंडर डेवलपमेंट या सॉफ्टवेयर अंडर डेवलपमेंट। तो नॉन करंट एसेट्स में प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट एंड इंटेंजिबल एसेट्स के अंदर में इंटेंजिबल एसेट्स अंडर डेवलपमेंट। आसान था ये तो। पहला प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट वाले में टेंजिबल, इंटेंजिबल और कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, और इंटेंजिबल एसेट्स अंडर डेवलपमेंट है, पहचान लोगे आराम से। फिर है नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। तो नॉन करंट इन्वेस्टमेंट का मतलब ऐसा इन्वेस्टमेंट जो लॉन्ग टर्म पर्पस के लिए की हो। ठीक है, तो एक तो तुमको एग्जाम में सिर्फ इन्वेस्टमेंट वर्ड भी लिखा रहेगा तो उसको लॉन्ग टर्म मानोगे। ठीक है, या लॉन्ग टर्म लिख दिया तो लॉन्ग टर्म ही मानोगे। ठीक है, या कुछ एग्जांपल देगा कि शेयर है किस कंपनी में, किसी भी कंपनी में, लिस्टेड कंपनी XYZ, कुछ भी लिखा हो, ये शेयर कैपिटल मत मानना, ये हम लोग शेयर इशू नहीं किए, ये शेयर है हमारा किसी कंपनी में, शेयर इन लिस्टेड कंपनी, तो ये क्या हो गया, हमारा इन्वेस्टमेंट है, कैसा, लॉन्ग टर्म मानोगे। ठीक है, तो इन्वेस्टमेंट लिखा हो, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट लिखा हो, या कोई एग्जांपल लिखा हो शेयर इन फलाना कंपनी, तो क्या मानोगे, नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट। ठीक है, चलो नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट भी सलट गया। अब है अदर नॉन करेंट एसेट्स। अदर नॉन करेंट एसेट्स क्या, मतलब कोई लॉन्ग टर्म एसेट्स है बट वो किसी हेड में नहीं जा रहा, जैसे कि सिक्योरिटी डिपॉजिट दी हम लोग किसके लिए, इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट को चाहे टेलीफोन डिपार्टमेंट को, तो वो सिक्योरिटी डिपॉजिट आ जाएगा किसमें, अदर नॉन करेंट एसेट्स में। उसके बाद लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, इसमें दो एग्जांपल डाले, कैपिटल एडवांस और एक और है एडवांस पेड टू कॉन्ट्रैक्टर फॉर बिल्डिंग अंडर कंस्ट्रक्शन। अब देखो यहाँ पर बिल्डिंग अंडर कंस्ट्रक्शन देख करके इसको प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट वाले में वो कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस मत मानना। ये एक्चुअली क्या है, ये एडवांस के बारे में पूछ रहा है कि हम लोग एडवांस दिए है किसी को, कॉन्ट्रैक्टर को, किस चीज के लिए, फॉर बिल्डिंग जो अभी बन रहा है, तो ये तो लॉन्ग टर्म एडवांस है। मतलब कि एक तरह से कैपिटल एडवांस वही होता है, एसेट खरीदने के लिए कुछ हम लोग एडवांस दिए, तो चाहे तो कैपिटल एडवांस लिखा हो, चाहे एक एग्जांपल कि एडवांस पेड टू कॉन्ट्रैक्टर फॉर सम एसेट। ठीक है, तो ये कैपिटल एडवांस किस में आएगा, लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस के अंदर में। ठीक है, ये हमको सैंपल पेपर से मिला था ये आइटम। ठीक है, ये मेरे नोट्स में नहीं है, ओरिजिनल नोट्स के अंदर में नहीं है। फिर शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, करंट इन्वेस्टमेंट। ठीक है, अच्छा वैसे ओरिजिनल नोट्स पता है हम बहुत सारे एग्जांपल लिखे थे, इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी शेयर, इन्वेस्टमेंट इन प्रेफरेंस शेयर, इन्वेस्टमेंट इन गवर्नमेंट सिक्योरिटी, इस तरीके से लिखे थे। उस तरीके से एग्जाम में नहीं पूछेगा, एग्जाम में डायरेक्टली ऐसे पूछेगा शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट है तो क्या मानना, करंट इन्वेस्टमेंट, सिर्फ इन्वेस्टमेंट लिखा हुआ है नॉन करंट इन्वेस्टमेंट मानना, या लॉन्ग टर्म बोलेगा तो नॉन करंट मानना, या इस तरीके से कोई एग्जांपल देगा शेयर इन तो क्या मानेंगे, नॉन करंट मानेंगे। ठीक है, एक सेकंड, कहां तक हो गया अपना, ये सब तो याद होगा, इसमें दिक्कत नहीं। हाँ, एक ही आइटम बोल सकते हो, सिक्योरिटी डिपॉजिट फॉर इलेक्ट्रिसिटी एंड टेलीफोन, कौन सा, अदर नॉन करंट एसेट्स। अच्छा, लॉन्ग टर्म लोन्स एडवांसेस में क्या क्या आएगा, कैपिटल एडवांस, या उसका एक एग्जांपल था एडवांस पेड टू कॉन्ट्रैक्टर फॉर बिल्डिंग अंडर कंस्ट्रक्शंस। चलो, इन्वेंट्री, इन्वेंट्री में रॉ मटेरियल आता है, वर्क इन प्रोग्रेस आता है, फिनिश गुड्स आता है, स्टॉक इन ट्रेड आता है, चाहे हमारा रास्ता में माल है, गुड्स इन ट्रांजिट हो गया। ये तो आसान आसान आइटम है, एग्जाम में पता है ये दोनों पूछेगा, इस चीज को हम अलग से हाईलाइट कर दिए, स्टोर्स एंड स्पेयर्स और लूज शूज। ठीक है, क्या हो गया, इन्वेंट्री। ठीक है, चलो ट्रेड रिसेल में तो दो आइटम आता है एकदम फिक्स है, डेटर और बिल्स रिसीवेबल।
कैश एंड कैश इक्विवेलेंट भी आसान है, कैश इन हैंड, बैलेंस विथ बैंक, चेक्स, ड्राफ्ट्स इन हैंड। शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस में एक ही आइटम है, एडवांस रिकवरेबल इन कैश, ठीक है। अदर करंट एसेट्स, प्रीपेड एक्सपेंस, अक्रूड इनकम या एडवांस टैक्स या डिविडेंड रिसीवल। डिविडेंड रिसीवल एक तरह से अक्रूड इनकम का एग्जांपल है, वो इनकम जो अर्न कर लिए बट अभी तक रिसीव नहीं हुआ, तो डिविडेंड रिसीवेबल, ठीक है। एक प्रीपेड एक्सपेंस, अक्रूड इनकम, एडवांस टैक्स, डिविडेंड रिसीवल किस में आ जाएगा, अदर करंट एसेट्स में। चलो बोल बोल के याद करते हैं, इजी से पहले स्टार्ट करते हैं। ट्रेड रिसीवेबल में तो दो आइटम आएगा, डेटर्स एंड बिल्स रिसीवल, ठीक है। ट्रेड रिसीवल में दो आइटम आता है, डेटर्स और बिल्स रिसीवल। शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस में एक ही आइटम है, एडवांस रिकवरेबल इन कैश, एडवांस रिकवरेबल इन कैश, ठीक है। इन्वेंट्री में रॉ मटेरियल है, वर्क इन प्रोग्रेस है, फिनिश गुड्स है, स्टॉक इन ट्रेड है, लूज टूल्स है, स्टोर्स एंड स्पेयर्स है, गुड्स इन ट्रांजिट है, ठीक है। प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट एंड इंटेंजिबल एसेट्स के अंदर में तो चार तरह का वो टेंजिबल इंटेंजिबल सब है, लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, फर्नीचर, गुडविल, कॉपीराइट, सॉफ्टवेयर, बहुत सारा चीज़ है, ठीक है, वो सब आ जाएगा। नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट में सिर्फ इन्वेस्टमेंट लिखा हो, चाहे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट लिखा हो, चाहे कुछ एक्सप्लेन करेगा शेयर इन फलाना कंपनी, तो लॉन्ग टर्म मानेंगे नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट। अगर शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट बोलेगा तो क्या मानेंगे, करंट इन्वेस्टमेंट। कहने का मतलब ये समरी तो तुम्हारे पूरे माइंड में बैठ जाना चाहिए, ऐसा होगा तो ये, ऐसा होगा तो ये, समरी खुद से बोल सकते हो पूरा। बढ़िया के सब आया था हाँ जी था, अरे सब आएगा, सब यही सब आएगा, आगे बढ़े। हाँ अरे प्रीपेड एक्सपेंस, प्रीपेड इसी में तो प्रीपेड, हाँ प्रीपेड इंश्योरेंस या प्रीपेड एक्सपेंस। अब कितना नाम लिखे, प्रीपेड रेंट, प्रीपेड सैलरी, कितना आइटम लिखेंगे। हाँ वैसे मत बोलना सर मेरे एग्जाम में प्रीपेड इंश्योरेंस आया, आप तो प्रीपेड कहाँ मैच किया, ऐसे हम थोड़े मैच करवा पाएंगे। चलो इधर देखो, दो आइटम कंटिंजेंट लायबिलिटी का भी इंपॉर्टेंट है। कंटिंजेंट लायबिलिटी बैलेंस शीट के अंदर नहीं आता है, ये तो बाहर फुटनोट में दिखता है। एक प्रपोज डिविडेंड, क्योंकि ये अगले साल जब एनुअल जनरल मीटिंग होगा तो वहाँ पर फाइनल होगा, ठीक है। देखो ये चैप्टर जो भूल चुके हो उनको तो मेरा ओरिजिनल वीडियो जाकर के देखना होगा। अगर अब जैसे किसी को कोई आइटम का मतलब नहीं पता तो वो अब यहाँ डिस्कशन करेंगे तो फिर लंबा वीडियो चल जाएगा। यहाँ सिर्फ एक रिवीजन और हेड और सब हेड का, अगर आइटम का मतलब जानना है तो फिर जाकर के ओरिजिनल वीडियो से देखना होगा, ठीक है। हाँ प्रपोज डिविडेंड, और एक क्या था, बिल्स रिसीवल डिस्काउंटेड फ्रॉम बैंक बट नॉट येट ड्यू फॉर पेमेंट। ये क्या होता है ना, जैसे अगर कोई बिल्स रिसीवल मेरे को मिला है, ठीक है, उसको हम बैंक से आज डिस्काउंट करवा लिए, ठीक है, तो जब तक ड्रॉवी पेमेंट नहीं करता है ना तब तक वो मेरे ऊपर क्या है, लायबिलिटी है, क्योंकि ड्रॉवी अगर पेमेंट करने से मना कर देगा तो बैंक वाला मेरे से रिकवर करेगा, तो मेरे ऊपर हमेशा एक कंटिंजेंट लायबिलिटी रहता है, ठीक है। प्रपोज डिविडेंड और एक ये बिल्स रिसीवल डिस्काउंटेड फ्रॉम बैंक नॉट येट ड्यू फॉर पेमेंट। और एक होता है क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर, जिसके ऊपर डिविडेंड अगर किसी ईयर पे नहीं होता है तो वो एरियर बन जाता है, फिर वो हो सकता है कि अगले साल अगर कंपनी प्रॉफिट कमाएगी तो उस साल का तो डिविडेंड बांटेगी, पिछले वाला भी देना पड़ेगा, तो वो एरियर ऑफ क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर होता है, वो भी कंटिंजेंट लायबिलिटी होता है। ये ओरिजिनल नोट्स में था, हमको इंपॉर्टेंट ये दोनों लग रहा है, प्रपोज डिविडेंड और बैंक से जो बिल्स रिसीवल को क्या करवाते हैं, डिस्काउंट करवाते हैं, ठीक है। चलो अब ये तुम देख लो, इतना आइटम तुमको एकदम एकदम इंपॉर्टेंट छाटा हुआ है तुम्हारे सामने ही है, ठीक है। देखा जाए तो एक्चुअली पूरा वही 125 आइटम है, घुमा फिरा करके है कहीं ना कहीं, बस काट छाट करके हम इधर उधर कर दिए, लेकिन हल्का लग रहा होगा फिर भी, ठीक है। हो जाएगा तो कुछ पूछते हैं हम, ठीक है, ऐसे रैंडमली पूछते हैं सैम्पल पेपर से, ठीक है, उसके बाद P&L वाले में आएंगे। पूछे फर्नीचर एंड फिक्चर्स, मेजर हेड तो है नॉन करंट एसेट्स, सब हेड है प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट एंड इंटेंजिबल एसेट्स डैश प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। नेक्स्ट आइटम एडवांस पेड टू कॉन्ट्रैक्टर फॉर बिल्डिंग अंडर कंस्ट्रक्शन, लॉन्ग टर्म लोन्स एंड, अब जो मेन फंसने वाला आइटम है देख लेना, लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेज है। अच्छा लॉन्ग टर्म लोन्स एडवांसेज में हम दो ही एग्जांपल लिखे, कि ये और एक कैपिटल एडवांस, ठीक है। एक्रूड इनकम, यहां मत देखो, अब यहां मत देखो, यहां आप देखोगे तो थोड़ा सीखोगे, बोलो। अदर करंट एसेट्स, तो अदर करंट एसेट्स में और बताओ, प्रीपेड एक्सपेंस, अक्रूड इनकम, एडवांस टैक्स, डिविडेंड रिसीवेबल, एक साथ प्रीपेड एक्सपेंस, अक्रूड इनकम, डिविडेंड रिसीवेबल, ठीक है। या ऐसा कोई इनकम जो एक्रू हुआ जब मिला नहीं है, लाइक इंटरेस्ट अक्रूड ऑन इन्वेस्टमेंट, इंटरेस्ट अक्रूड ऑन इन्वेस्टमेंट, ठीक है, हो गया। लोन्स रीपेबल ऑन डिमांड, शॉर्ट टर्म बोरोविंग्स, उसमें था ना लोन्स रीपेबल ऑन डिमांड, बैंक ओवरड्राफ्ट, कैश क्रेडिट एंड करंट मैच्योरिटीज ऑफ लॉन्ग टर्म डेब्ट, ठीक है। तो जब भी घर में आइटम पढ़ो उसके साथ सारा बोलना जो जो तुमको याद आ रहा है।
एम्प्लॉयज अर्नड लीव पेबल ऑन रिटायरमेंट, लॉन्ग टर्म प्रोविजंस, ठीक है। अच्छा, एक आइटम और डाला हुआ है इस बार सीबीएसई के सैंपल पेपर में, और वो ऐसे लिखा हुआ है एम्प्लॉयज अर्नड लीव इन कैसेबल। सुना ध्यान से, इस दो आइटम को वैसे करना जैसे सीबीएसई बोल रहा है, एम्प्लॉयज अर्नड लीव, ठीक है। इसके आगे एक तो जोड़ा हुआ है पेबल ऑन रिटायरमेंट करके वर्ड, ठीक है, और एक इसके साथ जोड़ दिया है इनकैसेबल, ठीक है। ये कंफ्यूज मत होना, ठीक है, जैसे वैसे पढ़ लो। एम्प्लॉयज अर्नड लीव पेबल ऑन रिटायरमेंट लिखा है तो इसको लॉन्ग टर्म प्रोविजंस में डालना, ठीक है। और एम्प्लॉयज अर्नड लीव इनकैसेबल लिखा हुआ है, ऑन रिटायरमेंट ऐसे करके नहीं लिखा हुआ है तो उसको शॉर्ट टर्म प्रोविजंस में मानना, ठीक है। इसमें मेरे से कोई आर्ग्यू नहीं करना, इसको एज इट इज याद कर लो, ठीक है। एम्प्लॉयज अर्नड लीव या इनकेसमेंट ऑफ एम्प्लॉयज अर्नड लीव पेबल ऑन रिटायरमेंट लिखा हुआ रहेगा तो, क्योंकि हम लोग एज्यूम कर रहे हैं कि रिटायरमेंट कब हो रहा है, आफ्टर 12 मंथ्स, इसीलिए लॉन्ग टर्म। और ये साफ साफ लिख दिया एम्प्लॉयज अर्नड लीव, तो इसको वो शॉर्ट टर्म मान रहा है। वो जो कंसेप्ट लगाया उसको याद कर लो, ठीक है, आर्ग्यू करके कोई फायदा नहीं होगा। खत्म, ये सीबीएसई वाला खत्म हो गया। अब और कोई रेंडमली कोई भी सैंपल पेपर से करते हैं। चेक्स एंड बैंक ड्राफ्ट इन हैंड, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, उसमें कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, चेक्स, डिमांड ड्राफ्ट, यही सब आता है। प्रोविजन फॉर रिटायरमेंट बेनिफिट, लॉन्ग टर्म प्रोविजंस, तो प्रोविजन फॉर रिटायरमेंट बेनिफिट, ग्रेचुटी, वारंटी, लॉन्ग टर्म प्रोविजंस। कैपिटल एडवांसेस, लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, याद करना पड़ेगा। कैपिटल एडवांस और एक एडवांस पेड टू कॉन्ट्रैक्टर फॉर बिल्डिंग अंडर कंस्ट्रक्शन, किसमें, लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस में। लोन्स रीपेबल ऑन डिमांड, शॉर्ट टर्म बोरोविंग्स, तो और क्या क्या था बोलो, लोन्स रीपेबल ऑन डिमांड, बैंक ओवरड्राफ्ट, कैश क्रेडिट, करंट मैच्योरिटीज ऑफ लॉन्ग टर्म डेब्ट। सिक्योरिटी प्रीमियम, रिजर्व एंड सरप्लस, शेयर्स इन लिस्टेड कंपनी, नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट। तो कुछ भी बोल दोगे तो थोड़े चलेगा जी, तो फिर क्या फायदा पढ़ के। अच्छा एक बात बताओ, आइटम का पहले मतलब सुनकर उसका माइंड में मीनिंग पढ़ा करो। क्या है शेयर इन, तो हम कहीं इन्वेस्टमेंट किए होंगे तो तब ना, अब ऐसे तुक्का मारने से थोड़े कोई फायदा होगा जी। पहले उस आइटम का मतलब पढ़ो फिर तो आंसर दो। प्रोविजन फॉर टैक्स, शॉर्ट टर्म प्रोविजन। इंटरेस्ट एक्रूड बट नॉट ड्यू ऑन लोन्स, अदर करंट लाइबिलिटी, अदर करंट लाइबिलिटी। उसमें क्या क्या था, इंटरेस्ट एक्रूड एंड ड्यू बट नॉट ड्यू, कॉल्स इन एडवांस, अनपेड या अनक्लेम डिविडेंड। हाँ, प्रोविजन कहाँ से आएगा अदर करंट लाइबिलिटी में, प्रोविजन तो प्रोविजन में जाएगा। हाँ, प्रोविडेंट फंड पेबल वो अलग चीज़ है, प्रोविजन हमको लगा तुम बोल रही है, ठीक है। कंप्यूटर एंड कंप्यूटर इक्विपमेंट्स, एसेट है तो टेंजिबल एसेट है, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट एंड इंटेंजिबल एसेट्स के अंदर में प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। गुड्स परचेज फॉर ट्रेडिंग, गुड्स तो इन्वेंट्री होता है, स्टॉक होता है, इन्वेंट्री। इंटेंजिबल एसेट्स अंडर डेवलपमेंट, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट इंटेंजिबल एसेट्स के अंदर में वही इंटेंजिबल एसेट्स अंडर डेवलपमेंट। करंट मैच्योरिटीज ऑफ लॉन्ग टर्म डेप्ट, शॉर्ट टर्म बोरोविंग। एक सेकंड, ये जितना आइटम हम सैंपल पेपर से पढ़ रहे सब है ना, सब मिल रहा है ना कहने का मतलब, तो वो जो लिस्ट हम तैयार करके दी उसको भी याद तुमको करना है, ठीक है। प्रोविजन फॉर वारंटी, लॉन्ग टर्म प्रोविजन। इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, अदर करंट लाइबिलिटी। लाइसेंस एंड फ्रेंचाइजी, इंटेंजिबल एसेट्स होता है तो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट एंड इंटेंजिबल एसेट्स के अंदर में इंटेंजिबल एसेट्स। बिल्डिंग अंडर कंस्ट्रक्शन, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस है मतलब वही प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट वाला। इन्वेस्टमेंट इन लैंड एंड बिल्डिंग, हाँ यहाँ पर ये लैंड एंड बिल्डिंग बोल करके इसको प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट में बोला, इन्वेस्टमेंट की है किसी लैंड एंड बिल्डिंग में तो इन्वेस्टमेंट है, क्या मानेंगे, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। फिनिश गुड्स मतलब गुड्स, इन्वेंट्री। हर सैंपल पेपर में मिलेगा क्वेश्चन। एक्रूड इनकम, अदर करंट एसेट्स,
इंटरेस्ट एक्रूड एंड ड्यू ऑन बोरोविंग्स, अदर करंट लाइबिलिटी, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर, अदर नॉन करंट लाइबिलिटी, अदर नॉन करंट लाइबिलिटी, पेटेंट्स। तुम लोग को एकदम हल्का हल्का वाला ही खाली याद है, जैसे कोई रिजर्व पूछते तो बता दोगे, एसेट का नाम पूछ दिए बता दिए, बाकी इतना आइटम हर बार रिपीट कर रहा फिर भी नहीं याद हो रहा है, तब कैसे होगा जी। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर अंडर डेवलपमेंट तुरंत बता दोगे, क्योंकि गिना है बस, माइंडसेट हो गया कि दो तीन ही आइटम बस याद रहेगा। सिक्योरिटी डिपॉजिट फंस जाओगे, हाँ देखो आगे फंस, पक्का फंसेगा। बाहर बाहर रिजर्व एंड सरप्लस, हाँ सिक्योरिटी डिपॉजिट, हाँ 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 अदर नॉन करेंट एसेट्स, अदर लॉन्ग टर्म एसेट्स। खैर छोड़ो, ये हम कितना भी रीड करें कोई फायदा नहीं, बिकॉज तुमको पहले आइटम जब तक याद होगा उसके बाद ही प्रैक्टिस होगा, ठीक है। खैर मेरा जो काम था वो हम तो कर दिए, मतलब वो तुम देख लो, इतना ही आइटम में से तुम्हारा बेड़ा पार होगा एक बार तो। अच्छा ये आइटम पढ़ने के बाद फिर वो तुम मेन नोट्स को पढ़ोगे तो तुमको टफ नहीं लगेगा, क्योंकि उसके बाद फिर इसी में से एक दो आइटम और बढ़ जाएगा तो बढ़ जाएगा। चलो आओ नीचे, फॉर्मेट ऑफ कंपनीज, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एज प्रिस्क्राइब्ड इन शेड्यूल 3 पार्ट 2 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013, ठीक है। इसमें तो ऊपर इनकम रहता है, एक है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, मतलब मेन बिजनेस जो है माल बेचना सर्विस प्रोवाइड करना, वहाँ से जो आता है उसको बोलते हैं रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। बाकी जितना भी इनकम है वो सब क्या है, अदर इनकम है, जैसे रेंट रिसीव किए, डिस्काउंट रिसीव किए, कमीशन रिसीव किए, कहीं इंटरेस्ट मिला, डिविडेंड मिला, वो सब क्या है, अदर इनकम। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन और अदर इनकम मिला के बनेगा टोटल रेवेन्यू, ठीक है। और फिर खर्चा, खर्चा में 7 हेड था, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड है, परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, चेंजेस इन इन्वेंट्री ऑफ फिनिश गुड्स, वर्क इन प्रोग्रेस एंड स्टॉक इन ट्रेड, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस, फाइनेंस कॉस्ट, डेप्रिसिएशन एंड एमोटाइजेशन एक्सपेंस और अदर एक्सपेंस, फिर जोड़ करके टोटल एक्सपेंस, फिर टोटल रेवेन्यू में से टोटल एक्सपेंस माइनस करेंगे तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स, फिर टैक्स माइनस करेंगे तो प्रॉफिट और लॉस, मतलब या प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी बोल सकते हो। सुनो ये फॉर्मेट तो ऐसे भी तुमको याद होना जरूरी है, क्योंकि टूल्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस चैप्टर में जो कंपैरेटिव या कॉमन साइज स्टेटमेंट आएगा बनाने, उसके लिए तो फॉर्मेट याद होना ही चाहिए। अब सुनो, हमको कुछ एग्जाम्पल दो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का। सेल ऑफ गुड्स या रेवेन्यू फ्रॉम सर्विसेज, सर्विस दे करके जो रेवेन्यू मिला वो हो गया, या सेल ऑफ स्क्रैप, मतलब जो माल खराब निकला वो भी तो बेचेंगे, वो भी तो मेरा मेन धंधा वही तो है, सेल ऑफ स्क्रैप, ये सब क्या रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। लेकिन अब सुनो, एक कंसेप्ट होता है फाइनेंशियल कंपनी वर्सेस नॉन फाइनेंशियल कंपनी। ये जितना भी आंसर दे रहे हो सब तुम नॉन फाइनेंशियल कंपनी सोच करके दे रहे हो। फाइनेंशियल कंपनी जो होती है उसका तो मेन धंधा यही सब होता है, लोन वगैरह में डील करना, शेयर बाय सेल करना, तो उसके लिए तो मेन काम होता है इंटरेस्ट रिसीव करना, डिविडेंड रिसीव करना, वो सब होता है। तो अगर कोई फाइनेंशियल कंपनी है वो इंटरेस्ट और डिविडेंड रिसीव करेगी ना, तो उसके लिए इंटरेस्ट और डिविडेंड भी क्या आएगा, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आएगा। बाकी जनरली अगर एग्जाम में आता है इंटरेस्ट और डिविडेंड कहाँ आएगा तो बोला अदर इनकम, बट अगर लिख दे वो इंटरेस्ट और डिविडेंड कौन कमा रही है, फाइनेंशियल कंपनी, तो उसको भी क्या मानोगे, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन हो गया। उसके अलावा जितना भी इनकम दिखेगा वो सब अदर इनकम है, डिस्काउंट रिसीव्ड, कमीशन रिसीव्ड, बैड डेब्ट रिकवर, रिफंड ऑफ इनकम टैक्स, इंटरेस्ट रिसीव्ड, डिविडेंड रिसीव्ड। अगर क्वेश्चन साइलेंट है, वो फाइनेंशियल कंपनी नहीं है, तो वो सब किस में आएगा, अदर इनकम में, ठीक है। खर्चे में कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड। अच्छा, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड का एक फॉर्मूला था, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज ऑफ मटेरियल माइनस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल, तो उससे मिलता है कंज्यूम्ड। मतलब 2 चॉकलेट तुम्हारे पास था, 5 चॉकलेट खरीदे तो 7 हो गया, और तुम्हारे पास अगर मान लीजिए 2 था 5 खरीदे, ठीक है, और तुम्हारे पास 4 बच रहा है, तो कितना खाए हो गया, 2 था 5 खरीदे तो 7 हो गया, और 4 बच रहा तो कितना खाए, 3। तो कैसे निकाले, ओपनिंग प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग, ठीक है। अब अगर मान लीजिए एग्जाम में आ जाए परचेज ऑफ स्टॉक, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, तो किस हेड में आएगा, तो परचेज ऑफ रॉ मटेरियल तो इसी फॉर्मूले में आ रहा है, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम। तो 3 आइटम, ओपनिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल, परचेज ऑफ मटेरियल एंड क्लोजिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल, तीनों का ये हेड वही है, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम। और हो सकता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आ भी जाए कि तुमको कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम का कितना अमाउंट होगा, नीचे 4 ऑप्शन दिया हुआ रहेगा, और कुछ आइटम का नाम बता देगा, ओपनिंग स्टॉक इतना था, परचेज इतना था, क्लोजिंग स्टॉक इतना था। ये रेगुलर क्लास में करवाए भी हम क्वेश्चंस वगैरह। परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, तो ये तो एक सिंगल आइटम ही है, परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड। फिर चेंजेस इन इन्वेंट्री, किसका,
फिनिश गुड्स का, वर्क इन प्रोग्रेस का और स्टॉक इन ट्रेड का। अच्छा ये कैलकुलेट भी करने आ सकता है, हो सकता है तुमको फिनिश गुड्स का ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक दे दे, वर्क इन प्रोग्रेस का ओपनिंग क्लोजिंग दे दे और स्टॉक इन ट्रेड का भी ओपनिंग क्लोजिंग दे दे, और ये ढूंढना होगा। तो कैसे करेंगे, पहले फिनिश गुड्स का ओपनिंग में से क्लोजिंग माइनस करेंगे, क्लोजिंग में से ओपनिंग नहीं, ओपनिंग में से क्लोजिंग माइनस करेंगे जो अमाउंट आएगा। फिर वर्क इन प्रोग्रेस का ओपनिंग में से क्लोजिंग माइनस करेंगे जो अमाउंट आएगा, हो सकता है कोई पॉजिटिव आए हो कोई नेगेटिव। फिर स्टॉक इन ट्रेड का ओपनिंग में से क्लोजिंग माइनस करेंगे जो अमाउंट आएगा, और फाइनल तीनों का जो नेट आएगा वो जोड़ करके देख लेंगे, हो सकता है पॉजिटिव आंसर हो चाहे नेगेटिव। इंप्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस, इंप्लॉय को क्या देते हैं, सैलरी है, वेजेस है, बोनस है, मेडिकल का एक्सपेंस है, स्टाफ वेलफेयर एक्सपेंसेस है, वो सब आ जाएगा। फाइनेंस कॉस्ट, जैसे लोन वगैरह लिए है या कोई डिवेंचर इशू किए तो उसके ऊपर क्या पे करेंगे, इंटरेस्ट पे करेंगे। डेप्रीसिएशन और एमोटाइजेशन, डेप्रीसिएशन तो टेंजिबल एसेट्स का होगा, लाइक मशीन का डेप्रीसिएशन हो सकता है, बिल्डिंग का डेप्रीसिएशन हो सकता है। एमोटाइजेशन गुडविल का, पेटेंट का होगा, इंटेंजिबल एसेट्स का। बाकी जो बच गया वो सब क्या है, अदर एक्सपेंसेस। ठीक है, चलो हम नीचे लिख भी दिए, घबरा मत, पढ़ो। इसमें ना मेन हेड सब हेड नहीं होता, खाली मेन ही हेड होता है, मतलब एक हेड ही होता है, आइटम उसका हेड। तो बोलो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में क्या क्या है, सेल्स, यस, रेवेन्यू फ्रॉम सर्विस रेंडर या सेल ऑफ स्क्रैप, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन ही है। या इंटरेस्ट रिसीव्ड और डिविडेंड रिसीव चला के बताएगा किसके द्वारा, फाइनेंशियल कंपनी, तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। अदरवाइज नॉर्मली इंटरेस्ट रिसीव्ड और डिविडेंड अदर इनकम में आएगा। बाकी और भी इनकम हो सकता है, लाइक एसेट को बेचने से प्रॉफिट हुआ, ये तो मेरा मेन बिजनेस नहीं होगा ना, ठीक है, तो एसेट को बेचने से कोई प्रॉफिट हो गया, वो क्या है, अदर इनकम। इसके अलावा और भी बहुत लिस्ट हो सकता है, हम इसलिए हाईलाइट किए कि ये इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए, इंटरेस्ट और डिविडेंड। ठीक है, चलो बाकी अगर कोई मटेरियल परचेज किए तो किस में आ जाएगा, कॉस्ट ऑफ मेटेरियल कंज्यूम्ड में। इंप्लॉय बेनिफिट को वेजेस है, सैलरी है, बोनस है, स्टाफ वेलफेयर एक्सपेंस है, मेडिकल एक्सपेंसेस है। ठीक है, फाइनेंस कॉस्ट में लोन या डिवेंचर के ऊपर जो इंटरेस्ट पे करते हैं वो किस में आता है, फाइनेंस कॉस्ट में। डेप्रिसिएशन एमोटाइजेशन में क्या आ जाएगा, जैसे कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एमोटाइज हुआ है या मशीन का डेप्रिसिएशन हुआ है या गुडविल को राइट ऑफ की है। अदर एक्सपेंस में तो बहुत सारा आइटम हो सकता है, कैरेज इनवार्ड है, कैरेज आउटवार्ड है, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस है, बैंक चार्जेस है। ये याद रखना, बैंक चार्जेस फाइनेंस कॉस्ट में नहीं आएगा, किस में आएगा, अदर एक्सपेंसेस में आएगा। ठीक है, तो ये एकदम इंपॉर्टेंट आइटम हम जो छाटे, ये लास्ट मोमेंट पर समझो तुमको देखना है, तुम्हारे पास ज़्यादा टाइम नहीं है, तो ये नोट्स को देख करके चल गए तो तुम्हारा काम हो जाएगा। और इसको रीड करने में कितना समय लगेगा जरा बताओ, सिर्फ इसको रीड करके जाना तो इसमें ज़्यादा समय नहीं लगेगा, इसको देखने में 2 मिनट 2-3 मिनट और उसको देखने में 5-10 मिनट के अंदर में, मतलब 15 मिनट के अंदर में चैप्टर रिवाइज हो सकता है। ठीक है, अब एक काम क्या करना बताते, अब जैसे कोई सोच रहा कि पढ़ लिए, अब सीधे बोर्ड एग्जाम के दिन पढ़ेंगे, तो एक चीज़ समझना, अभी मान लीजिए हम लोग इसको क्लास में पढ़े तो उनको कितना लगा, 1 घंटा लगा। अभी तुम घर जाओगे और तुमको 1 घंटा लगेगा इसको अच्छे से याद करके कंप्लीट करने में, ठीक है, लेकिन उसके बाद भूल जाओगे, क्योंकि अभी 1.5 महीने के बाद एग्जाम होगा तो भूलोगे। हर चैप्टर में यही काम होगा, ठीक है, हम पढ़ाएंगे, फिर तुम रिवीजन करोगे, उसमें टाइम लगेगा, फिर भूल जाओगे, तो होगा क्या, अभी 1 घंटा जब लगेगा तुमको अच्छे से पढ़ के याद कर लेने में, उसके बाद भूलोगे जरूर, तो उसको टाइम टू टाइम बीच में कुछ गैप के बाद 5 दिन बाद 10 दिन बाद अचानक से एक बार रिवाइज करना है, क्योंकि तुमको ये रिवीजन का टाइम को घटाना है। क्योंकि मान लीजिए आज 1 घंटा में रिवीजन किया और बाद में भी 1 घंटा में रिवीजन करोगे तो कोई फायदा नहीं है। तुमको हर चैप्टर का रिवीजन टाइम को खुद से धीरे धीरे क्या करना है, कम करना है। तो इसको इतना अच्छे से आज कंप्लीट करना है कि नेक्स्ट टाइम जब इसको ओपन करो तो सिर्फ 15 मिनट मैक्सिमम लगे और तुमको सारा बात फटाफट याद आ जाए। फिर उसके बाद जब और नेक्स्ट टाइम रिवीजन करो तो मैक्सिमम 5 मिनट लगे और फटाफट रिवाइज हो जाए, और फिर लास्ट तो बस एक बार देखने का देरी है, मतलब खुद पता होगा कि अरे इसमें ये आइटम है, ये इंपॉर्टेंट आइटम है। क्योंकि देखो हमेशा कुछ चैप्टर में कुछ आइटम तो ऐसा होगा जो भूलोगे, आज पढ़े लेकिन खतरनाक आइटम, जैसे सिक्योरिटी डिपॉजिट आया अचानक से तो हड़बड़ा जाओगे किस में जाएगा, तो वो होगा ही होगा। हर चैप्टर पढ़ोगे कुछ ना कुछ आइटम ऐसा होगा जो तुमको कंफ्यूज करेगा कि ये एग्जाम के समय भूलेंगे, तो उसको तुमको अपना मार्क करके रखना है कि जब नेक्स्ट टाइम रिवीजन करोगे तो क्या चीज को तुमको देखना है। तो ये तुम अपना एक कॉपी बना लो, अब जो स्टडी स्टार्ट कर रहे हो, कि जैसे मान लीजिए ये तो मेरा पीडीएफ से तुम पढ़े, ठीक है, इस पीडीएफ को पढ़ने के बाद तुमको एक अपना नोट्स तैयार करना है कि हम कौन सा आइटम को भूलने वाले, उसका एक लिस्ट तैयार कर लिए, तो चलते फिरते जैसे कभी कॉपी खुला तो बगल में डेस्क में वो है तो एक बार उसको देख लिए, तभी तुम्हारा जाकर के कंप्लीट होगा। नहीं तो हर बार 1-1 घंटा देकर के रिवीजन करोगे तो आज दो, उससे ज्यादा सीधे बोर्ड एग्जाम के दिन ही पढ़ो, बात बराबर ही रह गया ना। तो कोई भी चैप्टर को अभी पढ़ना है और उसको इस तरीके से पढ़ना है कि उसका टाइम को क्या करना है, घटाते जा रहा है, ताकि बोर्ड के एग्जाम दिन हड़बड़ाओ नहीं। मतलब ये 4 दिन भी अगर गैप मिल रहा है तो 4 दिन तुम ये मत सोचो बहुत ज़्यादा दिन हो गया, हर चैप्टर को तुमको टाइम देना है ना, ठीक है। खैर अभी तो तुम लोग को 4-4 दिन 5-5 दिन मिल रहा है, आगे चल करके अब जैसे सीए का एग्जाम हम लोग का एग्जाम होता है तो उसमें तो 1 दिन का एक खाली गैप मिलता है। तो तुमको अपना प्लानिंग उसी हिसाब से करना है कि हमको हर चैप्टर को कम से कम टाइम के अंदर में क्या करना है, फिर रिवाइज करके खत्म करना है,
ठीक है। तो अब दूसरा चीज, एक चीज और बताते हैं, अब क्या होगा, जैसे अभी तुम पढ़ने बैठोगे, मान लीजिए तुम पढ़ रहे हो चैप्टर नंबर 1, कोई स्टूडेंट रिवाइज कर रहा है कोई दूसरा चैप्टर, तो तुमको उसके चक्कर में नहीं जाना है कि अरे वो शेयर चैप्टर रिवाइज कर रहा है या डिवेंचर, हम भी वही चैप्टर रिवाइज करते हैं, तुमको उससे कोई लेना देना नहीं, तुम्हारा उसके साथ कोई कंपटीशन नहीं है, तुम्हारा खुद के साथ कंपटीशन है कि हमको अपने अकाउंट्स में बढ़िया नंबर लाना है, मेरा इतने तारीख को एग्जाम है, हमको वहां तक अपना सिलेबस अपने हिसाब से कंप्लीट करना है, उसके हिसाब से कंप्लीट नहीं करना है। तो तुम अपना देखो कि आज ये चैप्टर को हम कंप्लीट करेंगे, कोई भाग रहा है स्पीड में, भागने दो, उससे हमको क्या मतलब है, हम अपना एक दिन के अंदर में या 2 दिन के अंदर में इसको कंप्लीट कर लेंगे, फिर नेक्स्ट हम ये चैप्टर को उठाएंगे, उसको अच्छे से कंप्लीट करेंगे। ऐसा बीच में नहीं करना है कि ये चैप्टर पढ़ रहे 2 घंटा तक मेहनत किए, फिर भी छोड़ो यार, हटाओ इसको, हटाते बाद में हम इसको पढ़ेंगे, हम कोई दूसरा चैप्टर पढ़ने का मन कर रहा है, ये तो हमेशा मन में आएगा। जैसे शेर पढ़ रहे हो, थोड़ा 2-3 घंटा पढ़ लिए ना, फिर मन नहीं करेगा शेर को पढ़ने का, बोलेगा छोड़ो ना यार टफ लग रहा है, डिवेंचर चैप्टर स्टार्ट करते, तो कब तक भागोगे शेर से। तो अगर शेर चालू किए तो अब 1 दिन लगे चाहे 2 दिन लगे, उसको पूरा क्या करना है, फिनिश करके छोड़ना है, नहीं तो पता क्या होगा, वो जो 3-4 घंटा तुम उसमें दिए वो तो बेकार गया, क्योंकि नेक्स्ट बार जब तुम शेयर चैप्टर दोबारा उठाओगे तो वो दोबारा देना पड़ेगा, वो आधा अधूरा तुम्हारा कंप्लीट था। इसलिए ऐसा कुछ भी नहीं करना, कोई भी चैप्टर को उठा रहे हो तो पहले देख लेना कि इस चैप्टर में इतना समय लगना है, तो हम इतना समय इसको देने के लिए तैयार है कि नहीं। पता चला 4 घंटा 5 घंटा हुआ और फिर मन में डर लग रहा है, अरे प्री बोर्ड है, ये है, उसका तैयारी कर ले, फिर तो ये तो बर्बाद हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए अपना प्लानिंग खुद से करना है, कोई किसी का प्लानिंग से लेना देना नहीं है, कोई किसी का रूटीन से लेना देना नहीं है, कोई सुबह उठ करके पढ़ता है, कोई रात को पढ़ता है, कोई कैसे पढ़ता है, ठीक है, कोई क्या कर रहा है, कोई मतलब नहीं। अपना शेड्यूल खुद बनाओ और अपना पढ़ना चालू कर दो, सिंपल। प्लानिंग से ज़्यादा बेस्ट है कि पढ़ना चालू कर दो, सोचते रहोगे तो कोई फायदा नहीं होगा, सोचते 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 समय पार हो जाएगा, बेटर है अपना पढ़ना चालू कर दो। ठीक है, तो अभी सबसे पहला काम ये है, ये चैप्टर को हम पढ़ा है, इसको आज ही जा करके आधा घंटा लगे चाहे 1 घंटा लगे कंप्लीट तो करना ही है। इसको आज कर लोगे तो अभी रिदम में है, कंप्लीट हो जाएगा। और आज नहीं किए, पेंडिंग छोड़ दिए, तो फिर पता नहीं जिस दिन तुम उठाओगे फिर तुमको उतना ही दोबारा मेहनत लग जाएगा। ठीक है, तो इसको कंप्लीट करना है और लास्ट में कंप्लीट करने के बाद बंद करके खुद से क्वेश्चन आंसर करना चालू करना है कि हम एक भी आइटम भूले तो नहीं। मतलब ऐसा होना चाहिए कि तुम्हारे मुंह के ऊपर क्या होना चाहिए, पूरा का पूरा आइटम याद होना चाहिए। चलो हम लास्ट में एक बार बोल करके दिखाते हैं, 5 मिनट के अंदर पूरा चैप्टर बोलना है। ठीक है, मतलब वो कॉन्फिडेंस खुद में आना चाहिए कि पूरा ये पूरा का पूरा नोट्स हमको माइंड के अंदर में होना चाहिए। ठीक है, चलो स्टार्ट किया जाए। 5 मिनट में पूरा बोल देना ये। ठीक है, स्टार्ट किया जाए। चलो ये वाला सुन लेना, लास्ट वाला 5 मिनट है कि नहीं। कहाँ, हमको इसका देखने का जरूरत है, तो इसको बंद कर दे। चलो हाँ, हमको देखने का जरूरत नहीं, तुम लोग भी क्यों, अच्छा तुम ही लोग देख लेना। ठीक है, चलो तुम क्या, अरे हम आंख बंद कर ले क्या, हमको तुम नींद में भी उठा करके, हमको तुम नींद में भी बोलोगे ना तो भी हमको तुम लोग क्या बोल रहे, लो हटाओ, चलो जरूरत ही नहीं इसका, तुम लोग मेरे से टेस्ट करना है। चलो सुनो, चलो देखो चैप्टर नंबर 1 था जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनी, उसको एक बार शॉर्ट में एकदम फटाफट रिवाइज करवाते हैं। ठीक है, सबसे पहले बैलेंस शीट का फॉर्मेट याद होना चाहिए। ठीक है, बैलेंस शीट का फॉर्मेट में इक्विटी एंड लायबिलिटी साइड 4 मेजर हेडिंग्स है, सिर्फ हम बोलेंगे। ठीक है, हाँ तुम लोग को बस ध्यान से सुनना है। ठीक है, सबसे पहले इक्विटी एंड लायबिलिटी साइड में 4 मेजर हेडिंग्स है, शेयर होल्डर्स फंड, शेयर एप्लीकेशन, मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, नॉन करंट लायबिलिटी और करंट लायबिलिटी। शेयर होल्डर्स फंड के अंदर में शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट। शेयर एप्लीकेशन, मनी पेंडिंग अलॉटमेंट के अंदर में कुछ भी नहीं है। फिर है नॉन करंट लायबिलिटी, उसके अंदर में हम लोग डॉल बोल के याद किया था, डेफर टैक्स लायबिलिटी, अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटी, लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स एंड लॉन्ग टर्म प्रोविजंस। फिर था करंट लायबिलिटी, उसके अंदर में 4 है, टॉस बोल के याद किए थे, ट्रेड पेबल, अदर करंट लायबिलिटी, शॉर्ट टर्म बोरोविंग्स एंड शॉर्ट टर्म प्रोविजंस। खत्म। फिर आ जाओ एसेट साइड में 2 है मेजर हेडिंग, नॉन करंट एसेट्स और करंट एसेट्स। नॉन करंट एसेट्स के अंदर में है प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट है, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट है, लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस है, अदर नॉन करंट एसेट्स है, और एक है तुम्हारा डेफर टैक्स एसेट्स। करंट एसेट्स के अंदर में 6 आइटम है जिसको टिस्को कंपनी बोल के हम लोग याद किए थे, ट्रेड रिसीवेबल है, इन्वेंट्री है, शॉर्ट टर्म लोन्स एडवांसेस है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है, अदर करंट एसेट्स है, और एक है करंट इन्वेस्टमेंट। खत्म। फिर आओ प्रॉफिट लॉस का फॉर्मेट बोलते हैं। सबसे पहला आइटम था रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, नेक्स्ट था अदर इनकम, दोनों को जोड़ेंगे टोटल रेवेन्यू। फिर आएगा खर्चा, खर्चे में 7 आइटम था, कॉस्ट ऑफ मेटल कंज्यूम्ड है, परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड है, चेंजेस इन इन्वेंट्री ऑफ फिनिश गुड्स, वर्क इन प्रोग्रेस एंड स्टॉक इन ट्रेड है, इंप्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस है, फाइनेंस कॉस्ट है, और डेप्रिसिएशन एमोटाइजेशन और अदर एक्सपेंस है। जोड़ेंगे तो हो गया टोटल एक्सपेंस। फिर टोटल रेवेन्यू में से टोटल एक्सपेंस माइनस करेंगे तो क्या बचेगा, प्रॉफिट बिफोर टैक्स। फिर उसमें से टैक्स माइनस कर देंगे तो आ जाएगा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। ठीक है, अब आते हैं हेड और सब हेड। पहले बैलेंस शीट का इंपॉर्टेंट आइटम्स जो आज हम लोग डिस्कस कर रहे थे। सबसे पहले कॉल सीनियर है, फॉरफिटेड शेयर अकाउंट है, इसका प्रेजेंटेशन मेन हेड तो शेयर होल्डर फंड हो गया, सब हेड तुम्हारा सब्सक्राइब कैपिटल में कॉल सीनियर को माइनस करके दिखाते हैं, फॉरफिटेड वाले को प्लस करके दिखाते हैं। फिर रिजर्व एंड सरप्लस वाले में इंपॉर्टेंट आइटम जैसे कि सिक्योरिटी प्रीमियम हो गया, शेयर ऑप्शन आउटस्टैंडिंग
ओपनिंग अकाउंट हो गया, तुम्हारा सरप्लस का पॉजिटिव बैलेंस या सरप्लस का नेगेटिव बैलेंस। नेगेटिव बैलेंस के लिए क्या करेंगे, रिजर्व सरप्लस के ब्रैकेट में लिख देंगे एज ए नेगेटिव अमाउंट, वो हो गया। उसके बाद मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट, वो तो खुद में अपने आप में क्या है, सब हेड है, ठीक है, वो सब खत्म हो गया। शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट तो खुद में अपना एक मेजर हेड है, वो हो गया। आगे बढ़ते, लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स का कुछ एग्जांपल था, जैसे कि डिबेंचर है, बॉन्ड है, पब्लिक डिपॉजिट्स है। फिर लॉन्ग टर्म प्रोविजंस था, प्रोविजन फॉर रिटायरमेंट बेनिफिट है, ग्रेचुइटी है और वारंटी है, ये इनकेसमेंट ऑफ एम्प्लॉइज अर्न लीव पेबल ऑन रिटायरमेंट था, ये हो गया। फिर अदर नॉन करंट लायबिलिटी था। अदर नॉन करंट लायबिलिटी के अंदर में क्या था, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर या प्रेफरेंस शेयर था, ठीक है। और एक था लॉन्ग टर्म वाला, एक तो प्रीमियम और रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर या प्रेफरेंस शेयर था, एक आइटम और था, हम भी बोल रहे हैं, याद करो कोई। हम्म हम्म उसको याद करो, एक है, माइंड पे जोर डालो। एक आइटम और था, एडवांस रिसीव्ड फ्रॉम कस्टमर लॉन्ग टर्म, यही था, एडवांस रिसीव्ड फ्रॉम कस्टमर, ब्रैकेट में लिखा हुआ था लॉन्ग टर्म, ठीक है। हाँ, तुरंत कॉपी खोलने लगोगे तो क्या, माइंड पे जोर डालो, हाँ बढ़िया गए, हाँ वो हो गया। उसके बाद क्या था, लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स हो गया, लॉन्ग टर्म प्रोविजंस हो गया, अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी का एग्जांपल हो गया, और डेफर टैक्स लाइबिलिटी का ऐसा कोई एग्जांपल था नहीं। फिर आते वो करंट लाइबिलिटी के अंदर में वो सब शॉर्ट टर्म बोरोविंग्स। शॉर्ट टर्म बोरोविंग्स के अंदर में क्या क्या आ जाएगा, लोन्स रिपेबल ऑन डिमांड है, बैंक ओवरड्राफ्ट है, कैश क्रेडिट है, या करंट मैच्योरिटीज ऑफ लॉन्ग टर्म डेप्ट है, वो हो गया। शॉर्ट टर्म प्रोविजन के अंदर में प्रोविजन फॉर टैक्स आ जाएगा, प्रोविजन फॉर एक्सपेंसेज आ जाएगा। फिर तुम्हारा अदर करंट लाइबिलिटी है, अदर करंट लाइबिलिटी के अंदर में आ जाएगा इंटरेस्ट एक्रूड एंड ड्यू ऑन लोन, या इंटरेस्ट एक्रूड बट नॉट ड्यू ऑन लोन, कॉल्स इन एडवांस, अनपेड या अनक्लेम्ड डिविडेंड, ये सब हो गया। या इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, या एडवांस रिसीव्ड फ्रॉम कस्टमर है। फिर तुम्हारा ट्रेड पेबल्स, ट्रेड पेबल्स के अंदर में तो आ जाएगा तुम्हारा क्रिएटर्स एंड बिल्स पेबल, सलट गया लाइबिलिटी, एक भी आइटम नहीं छूटा। फिर आओ एसेट में, एसेट में तुम्हारा लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, फर्नीचर, कंप्यूटर, इक्विपमेंट्स, लाइव स्टॉक, ये सब जितना भी है तुम्हारा आ जाएगा प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट में, टेंजिबल वाले पार्ट में, है ना। तो प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट एंड इंटेंजिबल एसेट डैश प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट। फिर इंटेंजिबल्स वाले का कुछ एग्जांपल है, गुडविल है, पेटेंट है, कॉपीराइट है, ब्रांड है, ट्रेडमार्क है, सॉफ्टवेयर है, लाइसेंस है, फ्रेंचाइजी है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट है, बहुत सारा आइटम था, वो सब आ जाएगा इंटेंजिबल वाले पार्ट में। फिर एक था बिल्डिंग अंडर कंस्ट्रक्शन, वो प्रॉपर्टी, प्लांट, इक्विपमेंट का कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस में आ जाएगा। या कोई इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट या सॉफ्टवेयर अंडर डेवलपमेंट है, तो वो इंटेंजिबल एसेट्स अंडर डेवलपमेंट वाले पार्ट में आ जाएगा। फिर नॉन करंट इन्वेस्टमेंट में इन्वेस्टमेंट लिखा हो, चाहे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट लिखा हो, चाहे शेयर इन फलाना कंपनी लिखा हो, लिस्टेड कंपनी, तो वो आ जाएगा नॉन करंट इन्वेस्टमेंट में आ जाएगा, ठीक है। फिर लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस में एक एग्जांपल था कैपिटल एडवांस, या एडवांस पेड टू कॉन्ट्रैक्टर फॉर बिल्डिंग अंडर कंस्ट्रक्शन, या किसी एसेट के लिए हम लोग एडवांस दिए, तो आ जाएगा लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस के अंदर में आ जाएगा। फिर था अदर नॉन करंट एसेट्स, तो अदर नॉन करंट एसेट्स के अंदर में एक ही एग्जांपल था ना, वो सिक्योरिटी डिपॉजिट फॉर इलेक्ट्रिसिटी या टेलीफोन, वो हो गया। और प्रॉपर्टी, प्लांट, इक्विपमेंट हो गया, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट हो गया, लॉन्ग टर्म लोन्स एडवांसेस हो गया, अदर नॉन करंट एसेट्स हो गया, और डेफर टैक्स एसेट, उसका तो कोई एग्जांपल है नहीं अपने पास। फिर था करंट एसेट्स, करंट एसेट्स में ट्रेड रिसीवेबल, उसमें डेटर आएगा और बिल्स रिसेल आएगा। इन्वेंट्री, इन्वेंट्री में रॉ मटेरियल है, वर्क इन प्रोग्रेस है, फिनिश गुड्स है, स्टॉक इन ट्रेड है, गुड्स इन ट्रांजिट है, लूज टूल्स है, स्टोर्स एंड स्पेयर्स है, वो खत्म हो गया। उसके बाद शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांस में एक आइटम था एडवांस रिकवरेबल इन कैश, वो खत्म हो गया। फिर था कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, कैश बैलेंस, बैंक बैलेंस, चेक्स, डिमांड ड्राफ्ट्स इन हैंड, वो हो गया। फिर तुम्हारा करंट इन्वेस्टमेंट, उसमें शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट एग्जांपल हो गया, और अदर करंट एसेट्स, उसमें प्रीपेड एक्सपेंस हो गया, एक्रूड इनकम हो गया, एडवांस टैक्स हो गया, तुम्हारा डिविडेंड रिसेल हो गया, खत्म। और कंटिजेंट लायबिलिटी का दो एग्जांपल, प्रपोज डिविडेंड और एक बैंक बिल्स रीसेल डिस्काउंटेड फ्रॉम बैंक बट नॉट येट ड्यू फॉर पेमेंट, या क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर के ऊपर वो जो एरियर रह जाता डिविडेंड का, वो सब हो गया, खत्म इधर। फिर P&L का कुछ आइटम था, जैसे कि रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में क्या आएगा, सेल आएगा, रेवेन्यू फ्रॉम सर्विस रेंडर्ड आएगा, सेल ऑफ स्क्रैप आएगा, या इंटरेस्ट और डिविडेंड अर्न किया गया फाइनेंशियल कंपनी के द्वारा, तो वो आएगा रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में। बाकी नॉर्मल इंटरेस्ट और डिविडेंड लिखा हुआ रहेगा, तो वो किस में आएगा, अदर इनकम के अंदर में आएगा, ठीक है। फिर इंप्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस के अंदर में क्या आएगा, सैलरी आएगा, वेजेस आएगा, बोनस आएगा, मेडिकल एक्सपेंस आएगा, स्टाफ वेलफेयर एक्सपेंस आएगा, कैंटीन का एक्सपेंस आएगा। फाइनेंस कॉस्ट के अंदर में इंटरेस्ट आएगा, लोन के ऊपर या डिवेंचर के ऊपर आएगा, ठीक है। डेप्रिसिएशन एमोटाइजेशन तो आसान है, मशीन का डेप्रिसिएशन होगा, गुडविल और पेटेंट का क्या होगा, एमोटाइजेशन होगा। कोई मटेरियल परचेज किए तो किस में आएगा, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड में आएगा। बाकी जो बच गया खर्चा, कैरेज इनवार्ड, कैरेज आउटवार्ड, एडवर्टीजमेंट का खर्चा, डिस्काउंट का खर्चा, वो सब किस में चल जाएगा, अदर एक्सपेंस में चल जाएगा, खत्म।